नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। खुशबू, राज, राकेश, गिरधारी, हरविंदर जी, माया जी, सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आ गए साहब, आ गए। मैम पीडीएफ नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं मिल सकती क्या? पीपीटी में बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं, तो आप एक जो पेज है उस पर 4 पीपीटी की स्लाइड्स ले सकते हैं, तो मे बी कम हो जाएंगे। ठीक है। अशना जी, निकिता जी, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स की। इससे पहले सैटरडे को जो हमने क्लास ली थी, जो जुलाई का करंट अफेयर अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने राजस्थान बजट के क्वेश्चंस लिए थे। इस बार जो सैटरडे आ रहा है, इस वीकेंड का जो सैटरडे होगा, रिचपाल जी गुड मॉर्निंग, इस वीकेंड का जो सैटरडे होगा, उस सैटरडे में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की मैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो तैयार रहना, पूरा 1 हफ्ता है आपके पास। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि आपकी आरएएस प्री 2 फरवरी 2025 को होने जा रही है। यहाँ पर सम्यक ने एक इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए कि बच्चे तैयारी से पहले अपनी तैयारी की जांच कर सके। तो आरएस प्री 2024 से पहले अपनी तैयारी का कीजिए अवलोकन, मूल्यांकन और परिमार्जन। परीक्षा से पहले एक सम्यक परीक्षा, जिससे परीक्षा के भय से मिले आपको मुक्ति। ये 19 जनवरी को ये परीक्षा होगी। टाइम रहेगा 10 से 1 का, और याद रखना ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मतलब बच्चे यहाँ के देना चाहते हैं तो यहाँ आप ऑनलाइन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेपरेटेड मतलब दोनों का है, और बेस्ड ऑन आरपीएससी के पैटर्न पर ये जो है बेस्ड रहेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न पर बेस्ड है। 150 इसमें क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो प्लीज़ आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लेज जी, अर्चना जी, माया जी, कुमार जी और दीपिका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा, हेलो एवरीवन। आपको पता है कि अभी एक बड़ा सैटरडे को एक बहुत बड़ी घोषणा हुई राजस्थान में। अब नया राजस्थान हमें देखने को मिल रहा है। आपड़ो राजस्थान, नया राजस्थान, पधारो मारे देश, केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो चलिए, राजस्थान में अब 41 जिले होंगे, 41, और 7 संभाग रहेंगे। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे 50 जिले और 10 संभाग। अब राजस्थान में फिर से 41 जिले और 7 संभाग होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जयपुर की यदि मैं बात करूं तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल और तिजारा रहेंगे। इसी के साथ साथ जोधपुर में जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, फलौदी और बालोतरा रहेंगे। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि अभी 2 दिन के बाद जब अपन दिसंबर का करंट अफेयर करेंगे तो इन सबको मैं रटा दूंगी आपको कि 7 संभाग में कौन से 7 जिले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सब रटा देंगे आपको, चिंता मत करो। शेयर कर दिया है मैडम, ठीक है। थैंक यू, एक्सट्रीम पावर ऑफ गॉड। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ रहेंगे बीकानेर में। ये मैं सब दिसंबर वाले में सब रटाऊंगी, चिंता मत करो। अभी 2 दिन बाद अपन दिसंबर का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें अपन राजस्थान, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। इसमें मैं सब अपन रटेंगे, है ना, और ट्रिक से रटेंगे हमेशा की तरह। अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर है। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ रखे गए हैं। और उदयपुर में है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। ठीक है। इसी के साथ साथ यदि मैं भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में भी एक नया, भरतपुर संभाग में भी एक नया जिला जुड़ गया है। डीग को खत्म जो है वो नहीं किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। तो इस तरीके से हमने देखा अब राजस्थान में जो है वो 7 संभाग हो गए हैं और 41 जिले जो है वो आपके हो गए हैं। तो आई होप कि ये नया राजस्थान आपको पसंद आया होगा। ये नया राजस्थान आपको पसंद आया होगा। चलिए, तो अब किस संभाग में कौन सा जिला, वो भी हम देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए कि कौन कौन से जिले तो निरस्त हुए हैं, मतलब वो अब जिले नहीं रहेंगे। अनूपगढ़ को खत्म कर दिया है, दूदू को खत्म कर दिया, गंगापुर सिटी को खत्म कर दिया, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, बड़ा उलझन वाला काम था, ये भी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, इनको खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो यथावत जिले रहेंगे वो जोधपुर में फलौदी रहेगा, बाड़मेर में बालोतरा रहेगा, कोटपूतली, बहरोड रहेगा, खैरथल, तिजारा रहेगा, ब्यावर रहेगा, डीग रहेगा, डीडवाना, कुचामन रहेगा और सलूम्बर रहेगा। बिल्कुल, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अब चूरू वाले नए संभाग सीकर की फीलिंग लेकर वापस बीकानेर संभाग में आ गए, बहुत बढ़िया। कोटा नो चेंज। यस यस। तो अब हम नया राजस्थान देख रहे हैं। नए राजस्थान में आप सबका वेलकम। गुड मॉर्निंग। चलिए, जुलाई का करंट अफेयर
इसमें हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में से राजनीतिक परिदृश्य की, अर्थव्यवस्था की, जिसमें हमें पता है कि जुलाई में हमारा केंद्र का बजट आया था, पूर्ण बजट या परिवर्तित बजट आया था, तो वो हम देखेंगे, प्लस आर्थिक समीक्षा के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि केंद्र का बजट भी आया है, वहाँ से भी हमें काम करना है थोड़ा सा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से और खेल से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर राजनीतिक परिदृश्य से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द न्यू क्रिमिनल लॉज। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। दूसरा है, ये पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तीसरा है, इन कानूनों के तहत देश का पहला केस राजस्थान के पाली में दर्ज किया गया था। हाँ, अरे वाह! क्या बात है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही से, अभी आंसर आए नहीं हैं, अभी आंसर आए नहीं हैं, आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए। अभी बच्चे जुड़े नहीं हैं, है ना? इसको जो है आप और शेयर कर सकते हैं। चलिए, पहला, दूसरा और तीसरा सही विकल्प का चयन करें। पहला और दूसरा, केवल दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला और दूसरा। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सही उत्तर दे रहे हैं, बड़े मिक्स से उत्तर आते हैं, कोई बोलता है सी, कोई बोल रहा है बी। चलिए, इसका सही आंसर है पहला और दूसरा। तो यदि मैं बात करूं इसकी, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता में मिला दिया गया है, सीआरपीसी में। इसी के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता को भारतीय दंड संहिता 1860 में मिला दिया गया है। इसी के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान ले लिया, और ये पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू हुआ है। चलिए, एक और क्वेश्चन, आपका, हाल ही में नीति आयोग पुनर्गठन के कारण चर्चा में रहा है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा सही नहीं है हरविंदर जी, है ना? बिल्कुल, है ना? उसने कहा है कि इन कानूनों के तहत की बात करिए, आप क्वेश्चन समझो एक बार, है ना? और हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष है, जबकि सुमन के बैरी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, डॉक्टर बी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी के पॉल और अरविंद बीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तीसरा है, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पदेन सदस्य बनाया गया है। सही विकल्प का उत्तर, गुड मॉर्निंग योगेश जी, मैं इसको ना कमेंट सेक्शन में और अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें, पहला और तीसरा, केवल दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला और दूसरा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? रिसेंटली नीति आयोग, अभी पता है नीति आयोग का जो है पुनर्गठन किया गया है, नीति आयोग का जो है वो पुनर्गठन हुआ है। उसने कहा है राजस्थान में, रिचपाल ने, जैसे भाई मैं कह रही हूँ इसको ना, मैं आपको पूरा पूरा इसको डिटेल में बता देंगे। आपने शायद क्वेश्चन देखे, आपको क्वेश्चन में जो उलझन हो रही है ना, वो क्वेश्चन में आपको उलझन हो रही है, उसमें लिखा है इन कानूनों के तहत देश का पहला केस राजस्थान के पाली में दर्ज हुआ था। क्वेश्चन मैं कह रही हूँ फिर ढंग से पढ़ो, द कंट्रीज फर्स्ट, तो ये कंट्री फर्स्ट नहीं था सर, ये कंट्री फर्स्ट नहीं था, है ना? कंट्री, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपका तीसरा विकल्प जो है इसीलिए यहाँ पर गलत होता है, पहला और दूसरा से। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को, तो राजस्थान नहीं है ना, ये तो देश का पहला पूछा है, इसलिए तीसरा आपका गलत होता है, पहला और दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब क्लियर है आपके दिमाग में? और मैं कमेंट सेक्शन में सर और डिटेल में बता देंगे, हम कमेंट सेक्शन में और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, वो आपका टेंशन कोई बात नहीं है। देखिए, इसीलिए हम जाने जाते हैं, इसीलिए हम जाने जाते हैं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं जहाँ पर हमारा बच्चा जो है वो सिर पकड़ता है, माथा पकड़ता है। कोई बात नहीं है। चलिए, हाल ही में नीति आयोग पुनर्गठन के कारण चर्चा में रहा है, इसके संदर्भ में कुछ कथन है, उनके विचार कीजिए। अच्छा, मुझे पता है नीति आयोग का भी पुनर्गठन हुआ है, सही है, नीति आयोग का जो है वो पुनर्गठन हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है फटाफट, दूसरे का बताओ, दूसरे का कौन सा सही है?
बिल्कुल, दूसरे के तीनों सही है, याद रखना, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। किसके पदेन अध्यक्ष, देखिए इसकी जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो हमें पता है योजना आयोग को हमने अबॉलिश करके नीति आयोग हम लेकर आए थे। नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 से जो है इसने काम करना शुरू किया था, 1-1 2015 से। यह भी संवैधानिक संस्था जो है वो नहीं है, है ना? इसको जो है ये सहकारी संघवाद के ऊपर काम करती है। प्लस नीति आयोग की यदि मैं बात करूँ तो हमको पता है इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष, प्लस एक जो है इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, है ना? जो कि अभी सुमन बेरी बनाए गए हैं। इसी के साथ-साथ याद रखना है इसके अंतर्गत जो रहता है 1 प्लस 1 तो होता ही है, ठीक है? इसके साथ इसमें 4 जो होते हैं पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, प्लस 15 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 तो जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं और 11 जो होते हैं वो आमंत्रित सदस्य होते हैं। इस तरीके से तीनों जो हैं वो बिल्कुल इसमें सही हैं। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय परिवर्तन हमें पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को ये गठित हुई थी। इसमें 1 + 1 मैंने कहा 1 एक अध्यक्ष हो गए, ठीक है? एक जो होते हैं इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, हम सबको पता है सुमन बेरी जी जो बनी हैं। 4 इसमें जो हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है? 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 15 इसमें अन्य सदस्य और होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो पदेन और ये आमंत्रित सदस्य होते हैं 15, ठीक है? आमंत्रित सदस्य होते हैं और इसमें 11 जो होते हैं वो पदेन के साथ-साथ अन्य मंत्री और अन्य सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है? इस तरीके से ये ढांचा रहता है, थोड़ा-सा इसको देख लो, जो कि अभी समिति गठित की गई है। इसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी को बनाया गया है। इसके साथ-साथ पूर्णकालिक सदस्य बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर बीके पाल और आनंद चिरमानी। इसके साथ-साथ 15 में से हमने कहा था 15 में से 4 + 11 होते हैं, तो 4 जो पदेन सदस्य होंगे उनमें शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि कृषि मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं जो कि गृह मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा 11 आमंत्रित सदस्य भी इसमें हैं। पदेन सदस्य का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, पदेन सदस्य का क्या मतलब होता है कि जो अपने पद पर है, भई जो भी कृषि मंत्री पद पर रहेगा वो इसका पदेन सदस्य कहलाएगा। जो भी व्यक्ति जो है इस पर रक्षा मंत्री के पद पर रहेगा वो इसका सदस्य हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अपन ने देखा कि तीनों सही है। चलिए एक और क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताइए, है ना? संपूर्णता अभियान की जब हम बात करते हैं तो यह अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों में संपूर्णता यानी 100% लक्ष्य को प्राप्त करना। आंसर दें, कौन सा विकल्प सही है? पहला दूसरा दोनों में से कोई भी नहीं या दोनों, है ना? हमें पता है संपूर्णता अभियान के बारे में कि ये जो अभियान है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। बिल्कुल, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव 100% टारगेट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ 6 मेजर इंडिकेटर्स एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कार्यक्रम एस्पायरिंग ब्लॉक्स इन द कंट्री। बिल्कुल, देखिए पहला गलत है क्योंकि जो संपूर्णता अभियान है याद रखना वो केंद्रीय मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया। ये जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल फिर कह रही हूँ, तो इसमें से पहला जो है गलत है, केवल दूसरा जो है इसका उत्तर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग ने इसे 30 सितंबर 2024 से शुरू किया था। ये हरविंदर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, विक्की आप सही दे रही हैं, सीमा आप सही दे रहे हैं, लखन जी आप बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। नीति आयोग ने जो है इसको शुरू किया था, याद रखना। इसलिए नीति आयोग का भी पुनर्गठन हुआ है, उसके द्वारा कोई अगर अभियान भी शुरू किया गया तो इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पहले योजना आयोग से आते थे। संजय चौधरी गुड मॉर्निंग। तो हमें पता है कि जब आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करते हैं और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की बात करते हैं तो 2018 को तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है 2023 में लॉन्च किया गया है। और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें 112 जिले जो हैं वो शामिल हैं और इसमें 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया। तो इन सभी 500 और 112 तो जिले और 500 ब्लॉक्स में 100% 100% संपूर्णता की बात की जाएगी, जिसमें स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ जो है वो शामिल होंगे, ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने हेतु आसियान देशों के द्वारा शुरू की गई पहल है। दूसरा है, हाल ही में आरबीआई इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। कौन सा कथन सही है? नेक्सस प्रोजेक्ट के बारे में, इट इज इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय आसियान कंट्रीज और रिसेंटली आरबीआई हैज जॉइंड दिस प्रोजेक्ट। कौन सा सही है? दोनों सही नहीं है प्रियंका, दोनों सही नहीं है कुमार जी, दोनों सही नहीं है। ये आसियान देशों के द्वारा शुरू नहीं किया गया, बल्कि आसियान इसमें शामिल हुआ है, सही है। इसे शुरू किया गया है बीआईएस के द्वारा इसे शुरू किया गया बीआईएस के द्वारा, तो इसमें केवल दूसरा ही ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर एक इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट की सुविधा देगी, जिसके लिए प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो आया है। मतलब हम दूसरे देशों में भी जो फास्ट पेमेंट है वो कर सकते हैं, जैसे आसियान देश इसमें शामिल हुए तो उनमें हम फास्ट प्रोजेक्ट, तो इसमें हमें याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें हाँ, आसियान देश शामिल हुए हैं। इसमें जो आसियान देश है वहां पर हम इसको फास्ट पेमेंट से जोड़ेंगे, सही है, लेकिन इसको लॉन्च जो किया है वो बीआईएस ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो प्रोजेक्ट नेक्सस है उसमें आसियान देश शामिल जरूर हुए हैं कि भाई इंटरनेशनल पेमेंट कर सकेंगे, फास्ट पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन इसको लॉन्च बीआईएस ने किया है, ये हमें याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन, आधुनिक विश्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इस पे स्टार मार्क करेंगे। आधुनिक विषयों तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल पुरानी कलात्मक विरासत को सामने लाने हेतु प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? बहुत सारे विद्यार्थी जो है हमसे जुड़ रहे हैं, है ना, और भी जो है आप इसको शामिल, और भी क्लास को जो है वो प्लीज शेयर करिए, है ना। शायद क्लास अभी शेयर नहीं हुई है, क्लास शायद अभी शेयर नहीं हुई, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं जितने जुड़ने चाहिए, और क्लास शेयर करिए और जुड़िए आप लोग। बिल्कुल, इटर्नल स्वराज लेख, आशीष जी, सीमा जी, उषा ने गलत दे दिया। चलिए, संस्कृति मंत्रालय जो है बिल्कुल सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो याद रखना जो ये प्रोजेक्ट परी लाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट परी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार मार्क किया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ये लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि हम जो है वो हमारी जो हमारी बुक्स वगैरह हैं, जो कलात्मक विरासत है, उसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है और उसका उद्देश्य ऐसी कला को सामने लाना जो आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल पुरानी है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो कला है, जिसको लोग अभी कह रहे हैं ना, जैसे योग था, कितना पुराने वर्षों का है, हम अब जाके योग को लेकर आए हैं विश्व में, अब जाके हम योग गुरु बने हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि ये योग जो है वो भारत में कितने पहले से था। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं। बेसिकली चिकित्सा को लेकर बहुत अच्छा हम काम मतलब हमारे हमारे गांव में अभी भी चिकित्सा को लेकर ऐसी इतनी इतनी मतलब इतना सारा कुछ इनोवेशन है। बिल्कुल, इतना सारा इनोवेशन है जिसको जो है मतलब अभी बाहर लाने की आवश्यकता है। चलो, अगला है, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो है वो कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा? तो जो आपका वन साइंटिस्ट एंड वन प्रोडक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो याद रखना, जो वन साइंटिस्ट, जैसे हमारे यहाँ एक जिला एक उत्पाद चलता है, ऐसे ही वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट किसके लिए? पशुपालन के लिए, कृषि के लिए। पशुपालन कृषि आपकी परीक्षा मतलब आपके सिलेबस में है, याद रखना, ठीक है। इसको किसके द्वारा? बिल्कुल ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अस्मिता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इसका पूरा नाम है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। मैम नेट नहीं चल रहा है, अच्छा। इसके तहत अगले फ्लाइट मोड पे डाल के दोबारा ले आओ। इसके तहत अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु इन भाषाओं में 22,000
पुस्तकें जो हैं वो विकसित की जाएंगी? तो आरएस संदीप कुमावत कह रहे हैं मैडम दोनों हैं, प्रियंका भी कह रही है दोनों, गिरधारी, ब्लेज, संदीप, संजय, सब लोग बोल रहे हैं दोनों हैं। पढ़ के आए हो आप, इसका मतलब है बिल्कुल सही बात है, दोनों जो हैं इसके कथन सत्य हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट अस्मिता है, लगता तो ऐसा था कि अस्मिता मतलब महिलाओं से संबंधित होगा, बट ये महिलाओं से संबंधित नहीं है, याद रखना। ये जो प्रोजेक्ट है अस्मिता, ये हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उन 22 मुख्यतः उन 22 भाषाओं के लिए क्या बुक हो सकती हैं, कौन सी बुक हो सकती है, उसके ट्रांसलेशन के लिए काम कर रही है अस्मिता। मतलब हिंदी की अस्मिता बचाना, हिंदी को या हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, बिल्कुल भारतीय जो भाषाएं हैं उनको उनको उनका उनका प्रचार करना, उनका प्रसार करना, उनका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और यूजीसी के द्वारा जो है, दोनों के द्वारा मिलकर जो है वो लॉन्च किया गया। इसमें हम अगले 5 वर्षों में 22,000 पुस्तकें विकसित करेंगे और मुख्यतः वो भारतीय भाषाओं में रहेंगी। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और मंत्रालय के द्वारा एक जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी, उसने इस भारतीय भाषा को के लिए काम किया है। चलिए एक और क्वेश्चन, उससे पहले फिर मैं कह रही हूँ कि आपका 19 जनवरी को आपका आरएस प्री से पहले एक और प्री होने होने जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी का स्तर जांचिएगा और इसमें इनरोल हो सकते हैं आप। और जैसे ये क्लास खत्म होगी फटाफट से आप सम्यक फ़ोन लगाइए और पूछिए भाई इसमें हमें शामिल होना है, क्या करना पड़ेगा? तो वो आपको मदद करेंगे। चलिए, अब हम अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बजट के ऊपर आ गए। केंद्रीय बजट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटकाने वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया, पहला कथन। दूसरा, निर्मला सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? अभी इतना भी कंफ्यूज नहीं हो रहे। नहीं आया, अभी भी सही आंसर नहीं आया। फर्स्ट रॉन्ग है। नहीं जी, फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट रॉन्ग नहीं है मैडम। पूर्णकालिक भी, अच्छा, फर्स्ट रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट सही है। चलो और बताओ, अभी तक सही उत्तर आया नहीं है। एक्सट्रीम पावर ऑफ गॉड, ईशु शर्मा, सीमा शर्मा। देखिए क्वेश्चन समझना, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो बजट है वो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार। ये बिल्कुल सही है बच्चों, 10 बार पेश किया है, लगातार नहीं किया। लगातार तो इन्होंने 6 बार ही किया है। मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार किया है और 7वीं बार जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है। तो 7वीं बार लगातार, या सबसे ज्यादा लगातार केंद्रीय बजट पेश करने वाली जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। बिल्कुल सही है, महिला भी निर्मला सीतारमण जी हैं, सबसे ज्यादा लगातार केंद्रीय बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा तो मोरारजी देसाई जी ने किया है 10 बार, लगातार 6 बार मोरारजी देसाई जी ने किया है और लगातार 7वीं बार अब की बार निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो लगातार करने वाली निर्मला सीतारमण जी हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें वो आपको याद रखना है। तो इसलिए दोनों ही इसमें क्या है, सही है। कि 10वीं बार जो बजट पेश किया, बिल्कुल याद, हाँ जी, मोरारजी वाला भी सही है, वही मैं कह रही थी, मोरारजी वाला बिल्कुल सही है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है लेकिन लगातार केवल 6 बार किया है। 7वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में, अच्छा आपको पता है अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कैरेमल पॉपकॉर्न पर अलग टैक्स रहेगा, नमक वाले पॉपकॉर्न पर अलग टैक्स रहेगा। तो ये निर्मला सीतारमण जी कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है बजट, केंद्रीय बजट, लगातार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली मंत्री, वित्त मंत्री बन गई हैं, ठीक है। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया था 23 जुलाई 2024 को। बजट में 4 मुख्य समुदायों, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित किया गया। याद रखना है, गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा। बजट की विषय वस्तु थी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि रही थी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, जो केंद्र का बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वहां से भी अपन ने कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में वो भी आ सकते हैं। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत, और जुलाई में आया है तो जुलाई का करंट अफेयर है ये।
देश में कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन जो हैं वो यानी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर जो हैं वो कहाँ पर और कितने स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखना इसका सही आंसर है 10,000। ये जो भी इंपॉर्टेंट था वो अपन ने ले लिया है, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। तो कहा गया है कि कृषि में उत्पादकता और ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम 10,000 जो है वो जैव आधारित संसाधन केंद्र जो है वो विकसित करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, इसमें आप स्टार मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सहयोग चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर देवे। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत देश के पूर्वी हिस्से के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना में किन राज्यों को शामिल किया गया है? मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सहयोग चाहूंगी कि जो पूर्वोदय स्कीम आई है उसके अंतर्गत कितने बच्चों को जो है इसमें कितने राज्यों को जो है इसमें शामिल किया गया है और कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए कह रहा है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बी कह रहा है असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सी है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और डी है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो अभी तक उत्तर कुछ नहीं आए हैं, बड़े मिक्स से उत्तर आ रहे हैं, है ना? बच्चे कहाँ गए? मतलब वो मुझे लगता है नेटवर्क सर्च करने लग जाते हैं ऐसे। दीपिका बिल्कुल सही आंसर, सुरभि ने सही आंसर दिया है, गेमर आप आउट हो गए हैं। बिल्कुल हरविंदर जी ने भी सही आंसर दिया है, संजय गलत आंसर दे दिया, विक्की आपने भी गलत आंसर दे दिया, मुकेश आपने भी गलत आंसर दे दिया, प्रियंका आप सही हैं, ईशु आप सही हैं, खुशबू भी आप सही है। ठीक है, तो याद रखना बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मैंने कहा बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और अरुणाचल आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो प्रमुख राज्य हैं वो शामिल किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना? तो BJWPOAB। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। अगली क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, है ना? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। दूसरा है इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों और 15,000 गांवों को शामिल करने के लिए आकांक्षी जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा जो है वो गलत हो गया क्योंकि 63,000 गांव। बहुत बढ़िया, दूसरा गलत है, पहला एकदम सही है। केवल पहला इसमें सही होगा, सही विकल्प का चयन इसमें करना है क्योंकि याद रखना यहाँ 15,000 गांव नहीं है, 63,000 गांव है और इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी थी। रिचपाल बिल्कुल सही किया आपने, एक सही है और दूसरा जो है वो गलत है। गिरधारी आप भी सही दे रहे हैं, माया तुम तो गलत हो गई हो बेटा। चलिए, तो इसमें 63,000 गांवों की बात कही गई है। चलो एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इसमें। हमें पता है कि जब हम मुद्रा योजना की बात करते हैं, देखिए हमें पता है कि जब अपन मुद्रा योजना की बात करते हैं ना, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरीके के लोन हैं। पहला यदि मैं बात करूं तो पहला शिशु है आपका, शिशु, उसके बाद किशोर और उसके बाद तरुण। 3 प्रकार के लोन जो हैं इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, 50,000 तक का तो शिशु ऋण जो है वो मिलता है, प्लस 50,000 से 5 लाख तक की यदि मैं बात कहूँ तो वो किशोर ऋण होता है, और 5 लाख से 10 लाख की यदि अपन बात करें तो तरुण जो है लोन होता है। अभी उन्होंने इसमें एक और कैटेगरी ला दी है, तरुण प्लस, जिसमें उन्होंने 10,000 से राशि बढ़ाई है। तो बताइए 10,000 से कितनी की है, बताओ जल्दी। 10,000 से वो यही पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत मुद्रा योजना, बिल्कुल मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी के अंतर्गत अपने पुराने ऋणों को जो सफलतापूर्वक भुगतान कर देंगे उन उद्यमियों को मुद्रा
ऋणों की सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल, खुशबू कह रही है, माया कह रही है 20 कह दिया, उषा भी 20 कह रही है, गिरधारी भी 20 कह रहे हैं, तो भैया मानना पड़ेगा 20 लाख रुपए बिल्कुल सही है। तो इसको कितना किया है? 10 से जो है वो 20 लाख रुपए कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन चारों ही राशि को आप याद रखना, चारों में से वो कुछ भी पूछ सकता है, चूंकि बढ़ाया उसने तरुण में है, बट ही कैन आस्क एनीथिंग, है ना? इन चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसको 20 लाख रुपए कर दिया है और तरुण प्लस से ये कहलाएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम पैकेज के तहत एक इंटर्नशिप योजना जो है वो आई है। उसके संदर्भ में कुछ कथन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके तहत 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, इसमें सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, क्या कहा आपने? क्या हुआ? तो सही तो है, सी बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें सीएसआर निधियों के माध्यम से 5,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा और 6,000 रुपए एक मुश्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा सही है, पहला और दूसरा, या केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है? तो याद रखना ये दोनों ही सही हैं। देखिए, पहला सबको पता है कि ये जो पीएम इंटर्नशिप योजना आ रही है, इस इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जो है 5 वर्षों में हम लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, है ना? मतलब उन्हें सिखाएंगे काम कि कैसे करना है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इनको जो है हम कुछ पैसा भी देंगे, मतलब जैसे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं, स्टाइपेंड भी देंगे, कुछ पैसा भी देंगे। दोनों 5,000 रुपए तो पर मंथ देंगे और 6,000 रुपए एक मुश्त देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोनों इसमें सही हैं, ठीक है? चलिए, दोनों इसमें सही हैं कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ लोग और सीएसआर निधियों के माध्यम से 5,000 रुपए और 6,000 रुपए जो एक मुश्त भत्ता है वो भी इसमें दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसमें आप, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। ये दोनों मंदिर किस राज्य में हैं? दोनों मंदिर उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में? अरे वाह! क्या बात है, मतलब टप, 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 टप। और दो, और बच्चे, भैया बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उत्तर करेंगे। इसका तो भैया ज़्यादा बच्चे उत्तर करो, ऐसे नहीं चलेगा। गिरधारी, विक्की, एसके, कुमार महेंद्र, ब्लेज, केमर, सुनील, बिहार, बहुत बढ़िया, सही बात है, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखना कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है बिहार राज्य में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चलिए, तो फिर वही बात बार-बार मैं देखो याद दिला रही हूँ। कम से कम ये ना हो मैडम, जब हम एग्ज़ाम देने गए ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न हमें हो गया था, हम डर गए थे, हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, तो भई पहली बार एग्ज़ाम देने का भय निकल जाएगा यदि आप इस परीक्षा में बैठ गए तो। प्लीज़ 19 जनवरी को ये परीक्षा है, आप ज़रूर जॉइन करिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 24-25 के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि का उद्यम पूंजी निधि स्थापित की जाएगी? याद रखना, अंडर द यूनियन बजट 24-25 अ वेंचर कैपिटल फंड, एक वेंचर कैपिटल फंड जो है लाया गया है फॉर व्हाट? फॉर प्रमोट द स्पेस इकोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस इकोनॉमी के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड हम लेकर आए हैं। ये कितने जो है वो रुपए का है? 1,000 करोड़ रुपए का है, 2,000 करोड़ रुपए का है, 1,500 करोड़ रुपए का है, 500 करोड़ रुपए का है? नहीं, अभी तक नहीं आए सही, नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेंचर कैपिटल फंड हम लेकर आए हैं स्पेस इकोनॉमी के लिए। हाँ, हरविंदर बिल्कुल सही जवाब दिए आप, 1,000 करोड़ रुपए का ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा राजस्थान से पूछ लेती हूँ। राजस्थान में जो कृषक कल्याण कोष है ना, जो आपका कृषक कल्याण फंड है, वो कितने का है? चलो ये बता दो, कृषक कल्याण फंड कितने का है राजस्थान का? राजस्थान का कृषक कल्याण फंड कितने का है? थोड़ा इसी से रिलेटेड है तो पूछ लिया, क्या पता यहाँ से नहीं तो वहां से क्वेश्चन आ जाए, है ना? अरे वाह! तो रिचपाल ने, बिल्कुल, कुमार महेंद्र ने 7500 करोड़ है, 750 नहीं, 7500, साढ़े सात हजार करोड़, हाँ बिल्कुल, 7.5, हाँ 7500 करोड़ रुपए का है। 7500, बिल्कुल, जो कृषक कल्याण कोष है वो 7500 है ना, 7.5, बिल्कुल बिल्कुल 7.5, हाँ सही है। चलिए,
बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर जो है हमने कम कर दिया है 40% से कितना कर दिया है, वो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इकोनॉमिक्स से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे वाह! और भी बच्चे हमारे जुड़े हैं तो प्लीज आंसर करें आप, है ना? बिल्कुल सही है, 35%, 40 से घटाकर हमने कॉर्पोरेट टैक्स कितना कर दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो अब कम कर दिया है हमने, पहले 40% था, अभी 35% हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए एक और क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको पता है राजकोषीय घाटा यानी सरकार की जो उधार व अन्य देयताएं होती हैं, बेसिकली वो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आती हैं। तो बजट अनुमान 24-25 के तहत राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। दूसरा, वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6% रहा। तो 24-25 में तो हम 4.9 अनुमान लगा रहे हैं और 23-24 में घाटा जो 5.6% का होगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंख बंद करके दोनों सही है। अच्छा ठीक है याद रखना, ये क्या है, राजकोषीय घाटा लगातार हमारा घट रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो सरकार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो दोनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल, है ना? देखिए, ये आपका यूनियन बजट एस्टिमेट, फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड 4.9%, तो एस्टिमेशन है और ये कितना रहा उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो हमें पता है कि 6.4% से घटकर 5.6% हो गया है। बड़ा अच्छा डेटा है, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीआई कहती है कि जो ये घाटा है वो आरबीआई कहती है कि घाटा जो है वो कितना नहीं होना चाहिए, है ना? +2 -2 के अनुपात में रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें उन्होंने 6 तो मैक्सिमम, और जो यदि हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। चलिए, ये मुद्रास्फीति का था वो, सॉरी, है ना? चलिए, भारत की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो मैंने कहा अभी बता दूंगी, मुद्रास्फीति वाला तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बात कर रहे हैं राजकोषीय घाटे के, मैडम पहुंच गए कहीं और मुद्रास्फीति पर, इसलिए मैंने वो हटा दिया कि नहीं भाई, कि आरबीआई क्या कहती है मुद्रास्फीति के लिए, ठीक है? वो तो वो +-2 का था, क्योंकि आरएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलिए, भारत की आर्थिक समीक्षा 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की वास्तविक जीडीपी यानी आधार वर्ष की बात कर रहा है, रियल जीडीपी हमेशा आधार वर्ष पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो वह कह रहा है आधार वर्ष पर जो वृद्धि दर है वो 8.2% रही है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 24 में क्रमशः 17.7%, 54.7% और 27.6% रही। बताइए कौन सा विकल्प सही है? हाँ, बिल्कुल एफआरबीएम एक्ट में बिल्कुल 3% माना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो पर मैंने उसको बताया नहीं है ना, अनआंसर्ड क्वेश्चन। क्यों? इसमें क्यों नहीं पता भाई? ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, राजस्थान की जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है, रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? चलो, दोनों सही नहीं है सर, दोनों सही नहीं है। देखो, ये तो ना कॉमन सेंस से हो जाएगा क्वेश्चन, इसको तो मैं कॉमन सेंस से करवा दूंगी आपसे। अच्छा ये बताओ, राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट, यानी आधार वर्ष पर जो राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 8.03 है ना? और अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो मैंने कहा जीएसडीपी, अगर यहाँ पे जीएसडीपी होता ना तो वो ग्रोथ रेट होती है 8.03%। अभी ये किसका पूछ रहा है? जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ रहा है, जीडीपी की पूछ रहा है। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है? 8.2%, बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि करंट प्राइस पर जो समग्र जीवीए है उसमें कृषि, उद्योग और सेवा, देखो कृषि का तो समझ में आया 7.7% है, उद्योग का सेवा से ज्यादा कैसे हो जाएगा? हमेशा सेवा का ही ज्यादा है, सेवा का ही। तो ये तो वैसे कॉमन सेंस से भी कर दोगे ना कि सेवा क्षेत्र का तो मैडम 54.7 होना चाहिए, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया कि सेवा क्षेत्र का, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका रहता है योगदान? सेवा क्षेत्र का। इसमें क्या बता रहा है कि वो उद्योग क्षेत्र का हो गया योगदान, तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो कॉमन सेंस से ही गलत हो गया कि भाई इसमें तो उद्योग क्षेत्र का योगदान बता रहा है 54.7, ये तो वैसे ही गलत है। तो इसको तो अपन कॉमन सेंस से ही कर लेंगे भाई तो पहला केवल इसमें सही है, दूसरा गलत है। तो भाई रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, तो उस मनोभूमि में खेलना है। पता है बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही सही कर आएंगे, जरूरी थोड़ी ना है एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमें आ रहे हो।
कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के लॉजिक से भी हमें सही करने हैं। थोड़ा-सा उसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, सिंपल है। और कम से कम हर बार परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो केवल कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको दिमाग और आँखें खुली रखनी पड़ेगी, प्लस इसी के साथ जो है इसी के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं भाई, मज़े नहीं ले रहे। चलिए, तो फिर आ गई है जो मनोभूमि में खेलने वाली बात कि यहाँ पर आप अपनी मनोभूमि में खेल लेना 19 जनवरी 2025 को। चलिए, एक और क्वेश्चन। वित्त वर्ष 24 में विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में के उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रही? एमएसएमई से हर साल क्वेश्चन आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, पीएसआई में भी आता है, अन्य परीक्षाओं में भी आता है। तो हमें बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमई है उसकी हिस्सेदारी कितनी रही? 30.7%, 25.2, 35.4 या 40.6। तो इसको तो डेटे को याद रखना कि ये 35.4% जो है इसका आंसर है। चलिए, एक और क्वेश्चन। भारत के सेवा निर्यात के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात में सेवा निर्यात का हिस्सा कितना रहा? 44%। और भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में चौथे स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार जो है वो बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो लगातार बढ़ रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इसमें आप इसको इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे तो बिल्कुल सही है। कुल निर्यात में सेवा की हिस्सेदारी 44% है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना कि वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात पे भारत चौथे स्थान पर नहीं है बल्कि 5वें स्थान पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इस पर। तो केवल पहला जो है इसमें सही है, दूसरा गलत है क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर नहीं है, सेवा निर्यात में 5वें स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन। 5वें स्थान पर है भारत। यदि मैं बात करूं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन है, तो ईयू व्यापार के छोड़कर एक तो यूरोपीय संघ है पहले स्थान पर, फिर यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद चीन, और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, तो याद रखना 5वें स्थान पर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देश में स्वास्थ्य व्यय वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य को लेकर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.2%, 1.4, 2.3 या 1.9? तो याद रखना, डेटा है सिंपल 1.9%। इस बार जो हम जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले हैं, तो जीडीपी का 1.9% जो है हम स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले हैं। ये 1.4 से बढ़ा दिया है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन। सेवेक्स 2 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। सेवेक्स 2 के संदर्भ में बिल्कुल ये जितने भी आपको केंद्रीय बजट के और इकोनॉमिक सर्वे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, सेंटर वाले जो आरएस प्री के हिसाब से, मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चन मैं ले लूं, एटलीस्ट जितने डायमेंशन में कवर कर सकती हूँ, जो एक आधार रहता है वो मैंने ले लिए इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जुलाई में आपको पता है केंद्र का भी बजट पेश हुआ था, परिवर्तित बजट जो है पेश हुआ था, तो इसलिए हमने ले लिए सारे। आज की क्लास से कम 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं क्योंकि इसमें हमने केंद्रीय बजट को भी शामिल किया है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आज की, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ी है, इकोनॉमी आपको पता है आपके सिलेबस में इकोनॉमी से कम 19 से 20 क्वेश्चन आते ही हैं, प्रति वर्ष आते हैं, तो उसमें से बजट के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेवेक्स 2 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। दूसरा, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इट इज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कथन इसमें सत्य है? इको में करंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमने किया है और भी बहुत सारी योजनाएं करी, 3 से 4 क्वेश्चन आज की परीक्षा में, मतलब आपकी आरएस प्रीलिम्स की परीक्षा में यहाँ से पूछ सकते हैं। देखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। क्लास क्या है कि अभी शेयर हुई नहीं है शायद, क्योंकि बच्चे पता है जवाब दे नहीं रही ज़्यादा। मैं ये चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें से जुड़े और जवाब देवें।
अभी क्लास शायद या तो शेयर नहीं हुई या क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अभी इसमें उत्तर नहीं दे रहे हैं, नहीं जुड़े हैं। चलिए, हाँ, तो केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है या पहला और दूसरा सही है, कोई भी सही नहीं है। तो बिल्कुल सही है, केवल एक सही है, शायद किसी विद्यार्थी ने जवाब दिया भी था। तो याद रखना, बिल्कुल सही है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक होगा, लेकिन इसे डीआरडीओ ने विकसित नहीं किया है, बल्कि इसे नागपुर स्थित जो सोलर इंडस्ट्री है, उसकी सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसने मेक इन इंडिया की पहल पर इसे डेवलप किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसे जो है हाँ, बिल्कुल, इसे जो है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे इस पर, आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, है ना? साइंस एंड टेक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। हाल ही में लॉन्च किया गया जोरावर किससे संबंधित है? स्वदेशी पनडुब्बी है ये, स्वदेशी युद्धपोत है, स्वदेशी हल्का टैंक है या अत्याधुनिक हाँ, सर्विलांस सिस्टम है ना? ये इंडिजीनियस सबमरीन है, इंडिजीनियस वारशिप है, इंडिजीनियस लाइट टैंक है या स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस सिस्टम है। तो शायद मेरे बच्चों ने जवाब दे दिया है। अरे और बच्चे जुड़ो भाई, जवाब दो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जवाब देंगे, देखो मैं सबका नाम लेने वाली हूँ, प्लीज़ अब जवाब तो दो एक बार, जवाब तो दो। तो सही आंसर क्या है इसका? बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, स्वदेशी हल्का टैंक है ये, और जोरावर इसका नाम है। जोर बहुत है इसमें, लेकिन हल्का है बिल्कुल। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का जो है अनावरण कर दिया गया और इसे डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर इसको बनाया है। तो डीआरडीओ ने बनाया, किसके साथ मिलकर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि ये जो जोरावर जो डेवलप किया गया वो किसके साथ मिलकर जो है। अच्छा ठीक है ना? यह टैंक उत्तरी सीमा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी काम करेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोनों तीनों चीजें जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो कोलैबोरेशन किया गया है वो लेजर एंड ट्यूब्रो का किया गया है, और ये जो टैंक है वो आल्सो वर्क इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, उसका सफल सफल परीक्षण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या नाम है? निर्भय, अस्त्र वन, रुद्रम वन या त्रिशूल? त्रिशूल। कुमार महेंद्र जी बता रहे हैं, प्रियंका बता रही हैं, हरविंदर बता रहे हैं कि रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, व्हाट इज इट नेम? तो बिल्कुल सही है, रुद्र फर्स्ट जो है इसका सही नाम है। याद रखना है, पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल ये है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है रुद्रम फर्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। H-125 हेलीकॉप्टरों को भारत में निर्माण किन कंपनियों की संयुक्त साझेदारी में किया जा रहा है? एयरबस और टाटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो हाल 125 हेलीकॉप्टर हैं उनका निर्माण जो है वो किया जा रहा है, ठीक है? और ये जो है निर्माण किसकी संयुक्त साझेदारी में हो रहा है, किसकी पार्टनरशिप है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एयरबस और टाटा समूह। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके आरएएस में भी आए हैं, जैसे उन्होंने संसद को लेकर क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारी योजनाओं को लेकर भी वो क्वेश्चन पूछ लिया था। जैसे आपके पीएसआई में भी उन्होंने पूछा था कि जो संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है उसमें कौन सहायता कर रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। तो एयरबस प्लस टाटा समूह इसका सही आंसर है। H-125 हेलीकॉप्टरों का भारत में निर्माण एयरबस और टाटा समूह की साझेदारी से किया जा रहा है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। त्रिपुट युद्धपोत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इसे रूस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर विकसित करके 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। पूछे तो जाते हैं पर हमें नहीं आते। अच्छा, लेकिन अब हम बता रहे हैं ना तो आएंगे भी। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए त्रिपुट युद्धपोत है आपका, इसे जो हमने रूस की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जवाब दीजिए। माया ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बाड़मेर, दीपिका। और भी बच्चे जवाब दें, क्या हुआ?
पहला और दूसरा दोनों जो हैं वो इसमें सही हैं। चलिए, है ना? तो हम देखेंगे कि इसको जो है इसमें रूस से हमने और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया, रूस से हमने इसको डेवलप किया था या रूस की टेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हमने ली है। फिर कह रही हूँ 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो रणभूमि में खेलने से पहले एक बार मनोभूमि में खेल लेना, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट सा है ये। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मैं सही बोल रही हूँ? ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए और मैं वेट कर रही हूँ सबके जवाब का। मैं वेट कर रही हूँ सबके जवाब का। लंग्स, ब्रेन, किडनी या थ्रोट, गला? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। मैं सबके जवाब का वेट कर रही हूँ। केरला, ठीक है, गोवा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, बताएँगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, बिल्कुल, ये चांदीपुरा जो वायरस है, ये शरीर में मस्तिष्क को जो है वो प्रभावित करता है। तो गुजरात में के जो सावरकांठा है, उस ज़िले में इस वायरस के कारण कुछ लगभग 4 बच्चों की जो है वो मौत हो गई थी और ये एक रेयर और बहुत घातक होता है। इसमें बुखार आता है, फ्लू के जैसे इसके लक्षण होते हैं, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और कहते हैं कि इस बीमारी जिसको जिसको इस वायरस से बीमारी हो जाती है, वो 99% तक ज़िंदा नहीं रहता, मतलब वो मर जाता है इस तरीके से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी उस समय। चांदीपुरा ये जो वायरस है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए हो गया था। बहुत-बहुत इसमें उसका तो मैंने नहीं कहा, चांदीपुरा वायरस वाले का, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। साइंस के करंट एंड अफेयर्स की यदि अपन बात करें, तो आपको पता है आपके जो भी मतलब ये जो बीमारियाँ हैं वो आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी अमीबिक मेनिकोइएन्सेफलाइटिस (PAM) के संदर्भ में कुछ कथन हैं। हाल ही में इसके मामले गुजरात में दर्ज किए गए थे। यह नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा के संक्रमण से होता है। यह अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां तक मस्तिष्क के ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर देता है और सूजन का कारण बनता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप मार्क करेंगे, स्टार मार्क। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनेसेफेलाइसिस। अगर देखो इसमें आप इतना देख लो कि इसका मामला गुजरात में नहीं आया था सबसे पहले, और ये जो है ये अमीबा बिल्कुल एक कोश की अमीबा जिसे हम बोलते हैं उससे, और मस्तिष्क में रहकर मस्तिष्क बेसिकली जो जैसे बहुत टाइम से साफ नहीं होने वाले जो आपके स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पर ये जो है वो पानी के ज़रिए ही आता है। तो दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका पहला मामला जो है वो केरल में आया था। तो याद रखना, चांदीपुरा जो मैंने वायरस कहा वो आया था गुजरात के बनासकांठा में, और ये जो अमीबा वाला जो आया है मामला, ये केरल में आया है। तो याद रखना दोनों ही मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का मामला केरल में आया है और एक का मामला गुजरात में आया है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको इससे डिस्कस किया। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। R21 या मैट्रिक्स एम, R21 से याद रख सकते हैं, मैट्रिक्स एम ये वैक्सीन है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। यह विश्व की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, पहला तो सही है माया, आप सही बता रही हो, पहला सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे। पहला सही है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मलेरिया की पहली वैक्सीन नहीं होगी, ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन होगी, है ना? हालांकि ये ट्रायल में चल रही है। याद रखना, R21 या मैट्रिक्स एम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, ये बिल्कुल सही है। ये वैक्सीन ये मलेरिया की है, एम से मलेरिया आप याद रख सकते हैं, एम से मलेरिया आप याद रख सकते हैं, R21, लेकिन ये मलेरिया की पहली वैक्सीन नहीं है, बल्कि चलो एक इसमें केवल सही है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन जो है, विश्व की दूसरी वैक्सीन ये होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना, और इसका ट्रायल चल रहा है अभी। आइवरी कोस्ट में जो है इस टीके का उपयोग किया जा रहा है, जो कि विश्व का पहला देश जो है बन गया जो कि इस टीके का जहाँ पर ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, ये भी रहने देते हैं अपन, हालाँकि इसमें कुछ है नहीं। हाँ, विश्व के पहले खेल खेल पर हम आ गए हैं, खेल, है ना? खेल आपका नेक्स्ट जो है जुलाई में खेल को लेकर आ गए। विश्व के पहले ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2025 में किस देश के द्वारा की जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक हम ओलंपिक
ओलंपिक ही पढ़ रहे थे, अभी ये ई स्पोर्ट हो गया। चीन में, भारत में, सऊदी अरब में या संयुक्त अरब अमीरात में। तो माया कह रही हैं कि मैडम हमारी बात मान लो, दीपिका कह रही है हमारी बात मान लो, नंदिनी कह रही है हमारी बात मान लो, संजय कह रहे हैं हमारी बात मान लो, अर्चना भी बोल रही है कि हमारी बात मान लो, तो मुझे लगता है माननी पड़ेगी। सऊदी अरब, तो ई स्पोर्ट्स जो ओलंपिक हैं वो सऊदी अरब में होंगे, 2025 में होंगे। बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए, एशियन पैरालंपिक कमेटी ने दक्षिण एशिया के लिए किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया है? देवेंद्र झांझड़िया जी को, अवनी लेखरा जी को, दीपा मलिक जी को या मुरलीकांत पेटकर को? Who has been appointed as the representative for South Asia by Asian Paralympic Committee? हाँ जी, नहीं जी, अच्छा मतलब जो नाम सुना वही दे दोगे, ऐसे थोड़ी ना है। नहीं, सही नहीं बताया आपने, गलत बताया है। सही नहीं है, अभी उत्तर नहीं आया सही। नहीं आया उत्तर सही। आर्यन गलत, आशीष गलत, हरविंदर आप भी गलत। मुरलीकांत पेटकर पर मूवी आई थी, है ना? किसकी? कार्तिक आर्यन की, लेकिन वो नहीं है, गलत जवाब है ना? मुरली जी ने मतलब एबीसीडी दे दो मैडम, कुछ तो होगा, अब आप बता देना। फिर तो दीपा पक्का है। देख लिया, बिल्कुल सही है, दीपा मलिक। अच्छा, दीपा मलिक किस गेम से रिलेटेड है बताओ? दीपा मलिक जो है वो किस, बिल्कुल सही आंसर, दीपा मलिक। जो हमने एपीसी के जो दक्षिण एशिया है उसके लिए प्रतिनिधि हमने नियुक्त किया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है वो किस गेम से रिलेटेड हैं? शॉट पुट से हैं, बिल्कुल याद रखना है ना। एक तरीके से क्या होता है, एक कंधे के पास रख के जो है वो गेंद जो है वो फेंकी जाती है, उसे शॉट पुट बोलते हैं ना। तो ये जो है वो दीपा मलिक बनाई गई है, दीपा मलिक जो शॉट पुट से है, तो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। भारत के टेनिस खिलाड़ी कौन है जो टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं? बहुत बहुत अच्छा है। टेनिस को लेकर एक टाइम था जब बहुत क्वेश्चन विंबलडन से और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे, हालांकि अभी यहाँ से क्वेश्चन आना कम हो गए, है ना? पहले विंबलडन से बहुत आते थे क्वेश्चंस। तो बताएं किसको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और वो पहले एशियाई जो है वो बन गए हैं? तो भारत के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं? लिएंडर पेस और महेश भूपति, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। बताएं। नहीं, हरविंदर गलत है आप। एबीसीडी में से कुछ तो सही होगा। यूं, अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत छाट के लाई हूँ क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत से छाट के, कि भाई ठीक है बच्चों को जो जुलाई का करंट अफेयर देना है। नहीं, सही नहीं आया। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि पहले एशियाई खिलाड़ी जो है बन जाएंगे जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ द फेम बनाया गया है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, तो ये लिएंडर पेस हैं और विजय अमृतराज हैं, ये दोनों खिलाड़ी टेनिस खेल में शामिल होने पहले एशियाई जो हैं वो बन गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। ओलंपिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त। बताएं, प्रियंका का आंसर है। और भी अभी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पर वो उत्तर नहीं दे रहे ना, तो ऐसे मेरा को मजा नहीं आता है, ऐसे पता है, मेरे को लगता है मेरे बच्चे पढ़ के नहीं आए यूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी तो तलाक भी हो गया सर। चलिए, है ना सोनिया जी का, तो ये पर्सनल चीजें हैं। मुरली ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मुरली जी आपने बताया अभिनव बिंद्रा, तो आपकी बात हमें माननी पड़ेगी, अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को, और ये पहले भारतीय बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, मनोभूमि की, तो रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मनोभूमि में खेलने के लिए तैयार हैं आप? 19 जनवरी को सम्यक जो है एक परीक्षा कराने वाला है जिसमें आप अपनी तैयारी का अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और परिमार्जन कर सकते हैं, क्योंकि 19 जनवरी के बाद 2 फरवरी तक आपके पास लगभग 10 दिन होंगे, है ना? क्योंकि एक दिन तो फिर भी हम छोड़ते हैं, लगभग 10 दिन होंगे, और इन 10 दिनों में जो भी आपका रिजल्ट आएगा, आपने अवलोकन कर लिया, आपने उसके बाद मूल्यांकन कर लिया, तो उसमें जो भी आपको परिमार्जन करना है, इनहेंस करना है अपनी तैयारी को, वो आप बिल्कुल करेंगे।
ठीक है, तो आप प्लीज़ 19 जनवरी को इससे ज़रूर जुड़िएगा। एक फटाफट से क्विक सा रिवीजन जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, आज बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं। आपको क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे लगेंगे और याद रखना, आज की कक्षा में से, आज की क्लास में से कम आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। आप याद रखेंगे मुझे। एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे ना, तब मुझे ना आशीर्वाद दे रहे होंगे ना, मेरा मेरे नाम की माला जप रहे होंगे ऐसे ना। चलिए, तो क्विक रिवीजन लेंगे फटाफट से। आ जाइए सब लोग, पानी वानी पी के। 5 से 6 मिनट में रिवीजन होगा। देखिए, सबसे पहले हमें पता है अब राजस्थान में 41 जिले हैं, 7 संभाग हैं। इम्पोर्टेंट है कि भाई जब हम बात करेंगे कि कौन सा जो आपका जिला है वो निरस्त हुआ है, कौन से जिले यथावत रखे गए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे जिले आपके निरस्त हो गए हैं। देखिए, ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर जोधपुर ग्रामीण तो निरस्त होने ही थे, बिल्कुल होने ही थे। ठीक है, उसके बाद अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा। अगली क्लास में जब मैं दिसंबर का करंट अफेयर कराऊंगी, क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर हम लगभग हफ्ते भर चलाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिसंबर के करंट अफेयर से आने की संभावना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं दिसंबर के करंट अफेयर से लूँगी, क्योंकि उसमें मुझे राइजिंग राजस्थान भी कवर करना है, प्लस ये जो मैटर हुआ है ये भी हमें सारा कवर करना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं फिर आपको कह रही हूँ कि उसमें मैं ये सब रटा दूंगी, पर याद रखना 41 जिले हो गए हैं राजस्थान में अब, और 7 संभाग हैं। पहले भी 7 संभाग ही थे। पहला क्वेश्चन था कुछ आपराधिक कानून की हमने बात की थी, तो हमने देखा था 3 जो आपराधिक कानून है ना, 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं वो नए बने हैं, पुराने में उनको मिला दिया गया है, और ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसमें जो ट्विस्ट था वो यही था कि इन कानूनों के तहत देश में पहला केस राजस्थान में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि हाँ, राजस्थान में पहला केस जो है वो पाली में दर्ज हुआ था। उसके बाद हमने नीति आयोग पढ़ा। नीति आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/1/2015 प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी, है ना, याद रखना, सुमन के बेरी। इसके अलावा इसमें जो है वो 4 पूर्णकालिक सदस्य भी हैं, बीके सारस्वत, रमेश चंद्र जी, पॉल जी और भीरमानी जी, याद रखना है ना। उसी के साथ साथ इसमें 4 जो हैं वो पदेन सदस्य हैं, आमंत्रित जो मंत्री रहेंगे उसमें, प्लस 11 जो रहेंगे वो अन्य सदस्य भी रहेंगे, जिसमें आपकी वित्त मंत्री होती हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं और कृषि मंत्री। ये 4 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। मैंने कहा वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री इसमें जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमें पता है कि पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद हमने देखा प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो बीआईएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ, इसमें आसियान जो है वो देश शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो है वो आरबीआई ने भी खुद को इसमें शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ हमने अगला देखा था इसके अंतर्गत कि आधुनिक विषयों तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल पुरानी जो कलात्मक विरासत है उसके लिए प्रोजेक्ट परी जो है वो लाया जा रहा है ना, कौन से? कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है प्रोजेक्ट परी जो है वो लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ कृषि और पशुपालन के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो योजना है वो लाई गई है, और ये लाई गई है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा। याद रखना है प्रोजेक्ट अस्मिता, याद रखना प्रोजेक्ट अस्मिता जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है कि इसमें जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात कही गई है, और 12,000 जो 5 साल में हम 12,000 किताबें जो हैं वो विकसित करेंगे। ठीक है, 12,000 किताबें जो है विकसित इसमें की जाएंगी। उसके बाद केंद्रीय बजट जो सबसे ज्यादा बार अब तक केंद्रीय बजट पेश किया है वो हमें पता है कि किन्होंने? मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार। इसके बाद लगातार जो केंद्रीय बजट पेश करने की यदि मैं बात करूं तो लगातार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब सबसे ज्यादा वित्त मंत्री जी जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं उनके नाम आ गया है। 7 बार उन्होंने लगातार जो है वो बजट पेश कर दिया है, लगातार। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जैव इनपुट संसाधन केंद्र देश में कितने खोले जाएंगे? 10,000 जो है ये खोले जाएंगे, याद रखना है। इसी के साथ साथ पूर्वोदय योजना, है ना, प्लस अटकती है। अच्छा, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत हमने देखा था कि सबसे पहले अपन बात करेंगे बिहार की, फिर झारखंड की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर उड़ीसा की और फिर आंध्र प्रदेश की। तो इस तरीके से 5 जिले जो हैं वो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी के साथ साथ मुद्रा योजना में तरुण प्लस आ गई है, जो कि अब 10 से 20 लाख की कैटेगरी के अंतर्गत अब यह 10 से 20 लाख जो है लोग 20 लाख तक का लोन इसमें ले सकते हैं, जो पहले 10 लाख ही था। इसी के साथ साथ केंद्रीय बजट के अंतर्गत एक
पीएम इंटर्नशिप योजना आई है जिसमें सीएसआर के थ्रू जो है 5,000 रुपए तो हर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा और 6,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएँगे। और ये जो योजना है, इसके अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, प 500 प्रमुख कंपनियों के अंतर्गत। इसी के साथ-साथ हमने देखा था, ये जो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर है और महाबोधि जो मंदिर कॉरिडोर है, वो कहाँ पर है? वो आपका बिहार में है। वो कहाँ पर है? बिहार में। और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर की उस पर लॉन्च किया जा रहा है। याद रखना, वेंचर कैपिटल फंड स्पेस इकोनॉमी के लिए, वेंचर कैपिटल फंड स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ का रहने वाला है, 1000 करोड़ का रहने वाला है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए, है ना? कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% से घटाकर 35% कर दिया है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, इसी के साथ-साथ राजकोषीय घाटे की यदि मैं बात करूँ तो हम कह रहे हैं कि हम राजकोषीय घाटा अपने 24-25 में हम 4.9% कर देंगे। इसी के साथ-साथ 23-24 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 5.6% रहा है। बहुत-बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए। इसी के साथ-साथ आगे हमने देखा था सेवा निर्यात की जब हम बात कर रहे थे, तो भारत का जो सेवा निर्यात है वो कुल निर्यात का 44% है और भारत सेवा निर्यात के मामले में विश्व में 5वें नंबर पर है, चौथे नंबर पर नहीं है। 5वें नंबर पर है, ये हमें याद रखना है। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन था। इसी के साथ-साथ हमने देखा था कि देश में स्वास्थ्य व्यय कितना किया या कितना व्यय करने की हम बात कर रहे हैं वर्ष 24 में जीडीपी का, हम कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य नो अब बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कोरोना जैसी बीमारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो 1.9% तक हम स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा रहे हैं। हमारे जीडीपी का 1.9% तक हम केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर ही क्या करने वाले हैं? खर्च करने वाले हैं। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ-साथ हमने देखा था सेवेक्स 2 जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक होगा और इसको जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जो लिमिटेड है उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। आपने देखा जोरावर क्या है? जोरावर हमने देखा कि जोरावर जो है एक स्वदेशी हल्का टैंक है, स्वदेशी है और बहुत हल्का टैंक है और बहुत ऊँचाई पर जा सकता है ये। हल्का है ना, इसलिए हम ऊँचाई पर इसको लेके जा सकते हैं, बहुत ऊँचे पहाड़ों में भी इसको इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली जो स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है, उसका नाम क्या है? स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल का नाम है रुस्तम या रुद्रम 1 सॉरी, रुद्रम 1 जो है इसका नाम है। इसी के साथ-साथ भारत में जो H-125 हेलीकॉप्टर हैं, उसका निर्माण कौन-कौन कर रही है? एयरबस और टाटा दोनों मिलकर H-123 हेलीकॉप्टरों का निर्माण जो है वो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसके साथ-साथ हमने देखा था एक अमीबिया के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि मस्तिष्क को इफ़ेक्ट करता है, जिसका पहला मामला केरल में आया था और ये जो है ये भी मस्तिष्क को इफ़ेक्ट जो है वो करता है। ठीक है, अमीबिया के द्वारा होने वाला मामला था। उसके बाद हमने देखा चांदीपुरा वायरस जो है गुजरात में सबसे पहले देखा गया था, ये भी मस्तिष्क को जो है उसके ऊतक खत्म करता है, मस्तिष्क में सूजन इससे आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चांदीपुरा वायरस और इसका पहला जो है वो गुजरात के बनासकांठा में इसका पहला मामला देखा गया जिसमें जो है वो 4 बच्चे जो हैं वो खत्म हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे आपका था यहाँ पर मलेरिया की वैक्सीन। याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने दोनों ने मिलकर मलेरिया की वैक्सीन बनाई है R21 या मैट्रिक्स एम और ये मलेरिया की वैक्सीन विश्व की दूसरी वैक्सीन होगी या टीका होगा विश्व का दूसरा, है ना? और इसका आइवरी कोस्ट में जो है पहला देश बन गया है जहाँ पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आइवरी कोस्ट पहला देश बन गया है जहाँ पर इस वैक्सीन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा कि ई स्पोर्ट्स ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक जो हैं वो होने वाले हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था कि टेनिस हॉल ऑफ द फेम जो है उसमें किसको शामिल कर दिया गया है, जो कि एशिया के पहले होंगे, है ना? टेनिस हॉल ऑफ द फेम में एशिया के पहले एक तो लिएंडर पेस हैं आपके और विजय अमृतराज हैं। लिएंडर पेस हैं और विजय अमृतराज, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। विजय, है ना? हॉल ऑफ द फेम में आ गए तो विजय तो हमारी होनी ही है ना? ओलंपिक ऑर्डर याद रखना, ओलंपिक ऐसे ऑर्डर और ऐसे अभिनव बिंद्रा, है ना? ऐसे ओलंपिक, ऐसे ऑर्डर और ऐसे अभिनव बिंद्रा को जो है वो ओलंपिक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने जो अपना पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमने ख़त्म किए थे। तो आई होप कि आज की, मैं फिर कह रही हूँ, आज की क्लास में से कम 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही अच्छे, चाहे वो विज्ञान को लेकर बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं या फिर विज्ञान के साथ-साथ इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है उसको लेकर हमने काम किया है।
तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास आपको बहुत-बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखना, 19 जनवरी को आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है? 19 जो जनवरी है, उसमें आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल किताबों से बहुत प्यार करो, बहुत मोहब्बत करो क्योंकि आखिरकार ये किताबें ही हैं जो हमें ज़िंदगी में हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करेंगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए याद रखना कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना है ना? तो 19 जनवरी को आ रहे हैं ना आप सभी? सम्यक आप ऑफ़लाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।